हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे फसलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स का लेक्चर 2 जो कि धान पे ही है। कल हमने धान पे बात करा था जिसमें हमने उपयुक्त जलवायु, स्थल, उनकी खोज कहाँ से हुई, प्राचीनतम काल या किस काल से हुई, इन चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास में लेक्चर फर्स्ट में डिस्कस किया था और एनसीईआरटी से बाहर भी निकला था। ओके, और आज भी हम एनसीईआरटी से बाहर निकलेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फसलों की खेती, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, क्लास 12th एग्रीकल्चर का सेकेंड चैप्टर का। ओके गाइस, तो लेक्चर 2 है। तो हमने आपको बताया था फसल मौसम के बारे में, जिसमें कि मैं बोला था बिहार में धान की खेती मुख्यतः खरीफ में की जाती है। सिंचाई की सुविधा और तापमान की अनुकूलता के अनुसार कुछ क्षेत्रों में गर्मा और शीत वसंत, इनको हम बोरो बोलते हैं, में भी धान की खेती होती है। तो चलिए आप बताएंगे, जो मैं कल एक टेबल में दिया था, आपको याद होगा, कल मैं एक टेबल दिया था। ओके, चलिए बताइए। पहले आप बताएंगे खरीफ फसल सॉरी, पहले बताएंगे अब खरीफ फसल, उनका कटाई और बुआई, ठीक। उनके बाद बोरो और गर्मा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ओके, अब हम बताते हैं। देखिए, खरीफ फसल जो है वो मई जून में जो है इनका बुआई किया जाता है और इनका कटाई कब करते हैं? अक्टूबर से नवंबर में। ओके, ये हमारे हैं खरीफ। और बोरो जो है ये अक्टूबर नवंबर में इनका हम बुआई करते हैं और अप्रैल में इनका हम कटाई करते हैं। ओके गाइस, और एक है गर्मा, जिनको हम मार्च में इनका हम बुआई करते हैं और जून जुलाई में हम इनका कटाई करते हैं। ओके, तो यहाँ तक हमने बात किया था। तो चलिए अब बढ़ेंगे हम मिट्टी के बारे में, आज हम बात करेंगे। ओके गाइस, तो चलिए मिट्टी पे चलते हैं। चलिए, एनसीईआरटी है ये, याद रखिए ये एनसीईआरटी है। ओके, तो है मृदा। देखिए, धान की खेती के लिए पानी को रोकने की अच्छी क्षमता वाली चिकनी मटियार या मटियार दोमट मृदा सबसे अच्छी मानी जाती है। देखिए, धान की खेती के लिए जो है पानी को इसमें रोका जाता है, पानी खेत से बाहर नहीं निकल जाए, और खेत में हमेशा पानी 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए इसमें। ओके गाइज, 100 से 200 सेंटीमीटर चाहिए। तो देखिए, धान की खेती के लिए पानी के रोकने की अच्छी क्षमता वाली चिकनी मिट्टी होती है, मटियार होती है, मटियार दोमट मिट्टी होती है। ओके, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है धान का मृदा के लिए। देखिए, धान की खेती 4.0 से 7.5 से पीएच मान या से अधिक पीएच मान वाली मृदा में की जाती है। जिस मिट्टी का पीएच मान 4 से 7.5 हो उसमें जो है इनकी खेती की जाती है। ओके, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ओके, अब देखिए इनके कुछ किस्में हैं। ओके गाइस, अनुशंसित किस्में है। देखिए, बिहार में धान की खेती विभिन्न परिस्थितियों तथा उपयोग के लिए की जाती है। परिस्थितियों के अनुसार धान की निम्नलिखित अनुशंसित किस्में। ओके, ये परिस्थिति के अनुसार इस पे किया जाता है, उनका हम किस्म देखेंगे। ओके, चलिए इनका किस्म। तो पहले देखेंगे परिस्थिति, ऊपरी जमीन हेतु पकने वाली, ऊपरी जमीन हेतु शीघ्र जो पक जाता है ऊपरी जमीन में। देखिए, उन्नतशील प्रभेद में आता है एक तुरंता, जो कि 75 से 80 दिन, जो कि 75 से 80 दिन में वो जो कि 75 से 80 दिन में वो पकने की अवधि में होती है। ओके, और औसत उपज इनका 20 से 25 हेक्टेयर होता है और बीज दर जो है वो 25 किलो प्रति हेक्टेयर होता है। और इनको देखिए, इनका बुआई का समय कब होता है? इनका बुआई का समय होता है 25 जून से 10 जुलाई। ओके, इनका बुआई का समय होता है 25 जून से 10 जुलाई। आर्द्रा नक्षत्र में होता है, मध्य अगात ये 25 जून से होता है। ओके, मैं दूसरा का बोल दिया हूँ। और रोपाई जो है ये 20 से 22 दिन में होता है और इनकी उपयुक्त किस्में बोनी होती है। ओके गैस, ये पता चले गया। फिर इसमें होता है प्रभात होता है,
जो कि 95 से 100 दिन लेती है। ओके, और इसमें औसत उपज 35 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर होता है। ओके, ये 10 जुलाई से स्टार्ट होता है। और देखिए रुपाई इनका बिचड़ा से होता है जो कि 15x15 CM का होता है। और इसमें जो है फिर आता है आपको सहभागी, शुष्क सम्राट, सबोर द्वीप, इसी प्रकार ये सारे हैं। इनको आप ही देख लो, क्योंकि अगर मैं बताऊं एक बार एक तो टाइम बहुत लगेगा, और ये सिर्फ देखने वाली चीज़ है। ये एग्ज़ाम्स में वैसे नहीं पूछे जाते हैं, ये बस 12th के लिए थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके गाइस, चलिए आगे देखिए। इसमें आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं इनको आपको व्हाट्सएप पे सेंड करूँगा, टेलीग्राम ग्रुप पे मैं इन्हें सेंड कर दूँगा। ओके, इन्हें आप देख लेना। ओके गाइस, इनको बस देखना है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट इनका ले लो, या मैं इनको आपको ग्रुप पे सेंड कर दूँगा। ओके, और अब मैं एनसीईआरटी से बाहर जा रहा हूँ। ओके, ये एनसीईआरटी में नहीं है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम्स और आईसीआर, बीएचयू, बीसीई एग्जाम्स के लिए। ओके, देखिए इसमें जैव उर्वरक से करे खेत की मिट्टी का उपचार। जैव उर्वरक से करे खेत की मिट्टी का उपचार, देखिए क्या है इसमें। इसमें खेत तैयार करते समय प्रति एकड़ खेत की मिट्टी में 10 से 12 किलो बीजीए, जिनको नील हरित शैवाल बोलते हैं। ओके, और 10 से 12 किलो पीएबी समझते हो ना, और आपको उर्वरक का छिड़काव कर मिश्रित करते हैं। और इन उर्वरकों में उपस्थित जीव, ठीक, रासायनिक उर्वरक से क्रम से देखिए नाइट्रोजन और पोटाश जो है तत्व धान के पौधे तक अच्छे ढंग से पहुंचाने में सहायता करता है। ओके, तो जैव उर्वरक जो है वो मिट्टी का उपचार करता है। या तो आप एक खुद से भी कर सकते हैं, और या तो आप ये नाइट्रोजन और पोटाश को पहुंचाने के लिए रासायनिक उर्वरक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, आ गए हम एनसीईआरटी पे। ERT मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूँ, एनसीईआरटी पे आ गए। देखिए शस्य क्रियाएं, देखिए भूमि की तैयारी कैसे करते हैं, भूमि की तैयारी। ओके, धान की खेती विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न तरीकों से की जाती है। धान की खेती जो है अनेक परिस्थितियों में डिफरेंट मेथड से की जाती है। सामान्यतः जो है बिहार में बिचड़ा तैयार कर रोपनी विधि से धान की खेती की जाती है। सबसे पहले बिचड़ा को तैयार किया जाता है और फिर रोपने से धान की खेती की जाती है। ये एक प्रोसेस है। ओके, धान की खेती करने कहाँ पे, बिहार में। ओके, देखिए जल जमाव या गहरे पानी वाले क्षेत्र में सीधी बुआई की जाती है। वहाँ पे क्या, देखिए धान की खेती के लिए पहले हम क्या करते हैं, इसका मेथड्स क्या करते हैं हम, इनका मेथड्स है। सबसे पहले तो हम आपको धान का खेत में पानी लगाते हैं, फिर उनका कीचड़ करते हैं, फिर उसमें हल करते हैं, ठीक, फिर उसमें जो है हम बीज बोते हैं, फिर उनको हम 15 दिन छोड़ते हैं, फिर हम उसको वहाँ से उखाड़ते हैं और फिर हम दूसरे खेतों में लगाते हैं, जो कि 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। ओके गाइस, ये होता है इनका मेथड्स। ठीक, तो देखिए वर्षा की कमी, मजदूर का अभाव आदि कारणों से धान की सीधी बुआई का प्रचलन बढ़ रहा है। एक तो वर्षा कम होती है और मजदूर का बहुत ही अभाव हो गया है, और भी बहुत सारे कारणों से जैसे सीधी बुआई का प्रचलन बढ़ रहा है। अब सीधी बुआई जो हो रहा है। ओके गाइस, सीधी बुआई या रोपनी दोनों कार्यों के लिए मशीन के आ जाने से, यानी देखिए सीधी बुआई और रोपनी, पहले क्या होता था, मजदूर जो है वो रोपते थे धान को, वो रोपते थे धान वो आपका धान को अच्छे तरीके से रोपते थे। ओके, खेत में ऐसे रोपते थे। ओके गाइस, तो एक काम होता था। ओके, और अब क्या हुआ, अब मशीन से इनको बोने लगे। ओके, तो देखिए, और भूमि का जो है तैयारी विशेष रूप से की, अब मशीन से ही इनको हम बोते हैं। एक होता है बीज स्थल की तैयारी, इसमें आता है देखिए बिहार में जो सामान्यतः गीली कियारी या सूखी कियारी विधि से बीज स्थल की तैयारी की जाती है। बिहार में जो है या तो गीली क्यारी या सूखी क्यारी से बीज स्थल की तैयारी की जाती है। खेत में पानी भरकर या उपयुक्त नमी का अवस्था में 2 से 3 बार जुताई, ये आपको बताए थे मेथड्स वही है। पानी भरकर 2 से 3 बार जुताई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि मिट्टी जो है वो मुलायम हो जाता है।
ओके, ताकि मिट्टी मुलायम और कदबा वही होता है, कीचड़ करते हैं उसमें और भुरभुरी हो जाता है, और भुरभुरी हो जाएगा तो उसमें ढेर सारे स्पोर्स होंगे, उसमें जो है एयर का बढ़ जाएगा आना जाना, उसमें मिट्टी भुरभुरी हो जाएगा। और सुविधा अनुसार जो है बीज स्थली को ऊंची क्यारियों में बांट लेते हैं। ओके, ताकि बुआई, निराई, सिंचाई और छिड़काव आदि क्रियाएं सुगमतापूर्वक की जा सके। देखिए, मशीन से रोपने के लिए विशेष तरीके से बीज स्थली की तैयारी की जाती है। अगर हम मशीन से रोपते हैं तो सबसे पहले हम बीज स्थल को एक अच्छे तरीके से उनको तैयार करते हैं, जिससे डेपोक विधि कहते हैं। इनको हम क्या करते हैं? डेपोक विधि करते हैं। चलिए, क्वेश्चंस आपका आया, डपोक विधि किसे कहते हैं? डपोक विधि किसे कहते हैं? ओके गाइस, डपोक विधि ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, अभी हम बताएं। ठीक, देखिए, मशीन से रोपने करने के लिए विशेष तरीके से बीज स्थली की तैयार की जाती है, जिसे हम डपोक विधि कहते हैं। और ये कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, यह मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। ओके, देखो, इसमें खेत की जुताई की आवश्यकता नहीं होती है, और इसमें जो जब हम मशीन से करते हैं तो इसमें हम डायरेक्ट उसमें मशीन में बीज डालते हैं और डायरेक्ट इनका बुआई करते हैं, और इसमें जो है खेत को जुताई की आवश्यकता नहीं होती है। खेत में या सीमेंट के फर्श, प्लास्टिक शीट, केला पत्ता पर की कम से कम क्षेत्र एवं समय में इस विधि से पौधा तैयार, इसमें कम से कम समय में पौधा तैयार किया जाता है, और आवश्यकता के अनुसार बीज, खाद, उर्वरक, सिंचाई व दवा आदि प्रयोग 10 से 20 दिनों में पौध रोपनी हेतु तैयार किया जाता है। ओके गाइस, यहाँ तक बात आपको समझ में आई ना? नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आपको क्या समझ में नहीं आई वो मैं आपको बताऊंगा। अगर टाइम मिलेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके गाइस, तो और आप या तो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछोगे, या आप टेलीग्राम ग्रुप, किसी पे भी आप क्वेश्चन कर सकते हो। ओके, तो जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उनका लिंक। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। फिर मुझे एनसीईआरटी से बाहर आना पड़ा, क्योंकि हमें को समझने के लिए हम लोग को एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ेगा। क्वेश्चन सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं पूछते तो एनसीईआरटी से, लेकिन उनका हर एक लाइन समझना बहुत ही टफ है, और उन टफ को दूर करने के लिए समझना तो सारे हैं, उनके लिए एनसीईआरटी से बाहर जाना पड़ेगा। देखिए, अब पढ़ें ऐसे कैसे हम अंकुरित करते हैं बीज। देखिए, उपचारित बीज को गीले बोरे में लपेट के ठंडे कमरे में रखें। ठीक, उपचारित बीज जो उपजने वाला है उसको हम क्या करेंगे, गीले बोरे में लपेट कर ठंडे कमरे में रखेंगे। समय समय पर इस बोरे पर पानी सींचते रहेंगे। ओके, पानी देते रहेंगे। लगभग 48 घंटे बाद बोरे को खोलेंगे। बीज अंकुरित होकर नर्सरी में डालने के लिए तैयार होते हैं। तो नर्सरी में हम कब डालते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको VBI हुआ, जो कि आपका क्वेश्चंस बोर्ड और BCC दोनों में पूछा जाएगा। ओके, चलिए अब फिर हम एनसीईआरटी पे चलते हैं। देखिए, रोपनी के लिए खेत की तैयारी, जब हम रोपनी करते हैं तो उसके लिए खेत का तैयारी हम कैसे करते हैं। देखिए, मिट्टी पलटने वाले हल से खेत को 20 से 25 सेंटीमीटर ग्रीष्मकालीन गहराई जुताई करते हैं। मिट्टी पलटने वाले हल से 20 से 25 सेंटीमीटर, यानी 20 से 25 सेंटीमीटर हम गहराई करते हैं। कितना? 20 से 25 सेंटीमीटर। ये आप याद रखना, मैं नीचे क्यों तो इसको मैं गहराई करते होंगे, और या तो इनका मतलब डिक्रीज होगा, अगर हम ऊपर करते हैं इंक्रीज होता है। ठीक, ये हमेशा याद रखना। ओके गाइस, तो ये इंपॉर्टेंट है, इनको नोट डाउन करें। रोपनी से 2 सप्ताह पहले जो है खेत में पानी भर देंगे। ओके, और खरपतवार के नियंत्रण, रोपनी योग्य अच्छी मृदा बनाने तथा जल प्रबंधन के लिए पानी भरे खेत में हल या पटलर चलाकर अच्छी तरह कदवा कर ली। ये मैं अभी मेथड जो बताया था वही लिखा हुआ है। ठीक, जो आपको बताया था, तो उनको अगर अच्छे से आप सुने होंगे तो ये आप समझ गए होंगे। ओके, देखिए, उर्वरकों की अनुशंसित मात्रा अंतिम बार कदवा करने से पहले समान रूप से बिखर कर मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। ओके, समझ आया? ठीक, अब देखिए इनको हम समरी समझ। देखिए, मिट्टी सबसे पहले हम हल से 20 से 25 सेंटीमीटर ग्रीष्मकालीन गहराई करेंगे। ओके, उसको जुताई करेंगे।
और रोपने से 2 सप्ताह पहले हम पानी से खेत को भर देंगे और खरपतवार नियंत्रण करने के लिए पूरा हल या पडलर चलाकर अच्छी तरह से हम कदवा करेंगे। ठीक, उसके बाद रोपनी योग्य हेतु जो मृदा हो जाएगी फिर उसमें हम रोपनी करेंगे। ओके, इनका मतलब यही है, इनका मतलब यही है। तो चलिए अब सीधी बुआई है तो खेत की तैयारी। सीधी बुआई जो करते हैं उनके लिए हम खेत की तैयारी कैसे करते हैं। धान की सीधी बुआई खेत में कदवा सहित या कदवा रहित दोनों अवस्थाओं में छिड़काव या पंक्तियों में की जाती है। धान की सीधी बुआई के लिए जो कदवा सहित या कदवा रहित, कदवा के साथ या कदवा नहीं रहे उसमें भी अवस्थाओं में किया जाता है। छिड़काव या पंक्तियों में की जाती है, या तो उसको हम छिड़कते हैं या हम पंक्ति में करते हैं। पानी और मजदूर की कमी के कारण, सॉरी गलत है, कारण होगा, ओके अलग अलग, ठीक, के कारण कदवा करके रोपनी विधि से धान की खेती करना अलाभकर और कठिन हो गया है। देखिए मजदूर का जो कमी है उनके कारण जो है रोपण विधि जो है धान की खेत जो है रोपनी विधि से करना बहुत ही नुकसान होता है और ये कठिन हो गया है। इसलिए जो सीधी बुआई धान की खेती का एक अच्छा विकल्प हो गया है। धान की सीधी बुआई में अच्छा अंकुरन, देखिए धान का जो सीधी बुआई है उसमें अच्छा अंकुरन और आपको फसल स्थापन तथा जल प्रबंधन के दृष्टिकोण से खेत का समतल होना, देखिए खेत का जो समतल होना बहुत ही आवश्यक है सीधी धान का रोपाई के लिए। ओके, खेत को क्या होना चाहिए, समतल होना चाहिए, प्लान होना चाहिए। ओके गाइस, देखिए और बुआई के समय खेत में नमी और खेत में खरपतवार नहीं, जब हम बुआई करेंगे धान का तो उसमें एक तो उसमें मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, नमी नहीं होना चाहिए और खरपतवार नहीं होना चाहिए, और खरपतवार नहीं होना चाहिए। ओके गाइस, जब हम बुआई करेंगे बहुत ही नुकसान करता है। देखिए ये इम्पोर्टेंट है, इनको आप अभी जो हम बताएंगे ये VBI है। ओके, ये बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखोगे। देखो बीजोपचार कैसे कहते हैं, एग्रोसेन GN या सेरेसेन से बीज उपचार करते हैं। 2 किलोग्राम बीज को लेते हैं फिर करते हैं। ओके, और वो एक खेत के अनुसार करते हैं, कितना बीज लेना है वो खेत पे डिपेंड करता है। देखिए एग्रोसेन GN या सेरोसेन, एग्रोसेन GN या सेरेसन से बीज उपचार करना चाहिए। ओके, बीज उपचार किससे करना चाहिए, रिकॉल करो, एग्रोसेन GN सेरेसन से बीज उपचार करना चाहिए। ठीक, देखिए बुआई रोपने का समय एवं गहराई, किस समय में हम बुआई करेंगे और कितना गहराई लेंगे वो हम पढ़ेंगे। देखिए बिहार में खरीफ धान की खेती मुख्य समय मई के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होता है। हम आपको चार्ट दिए हुए थे तो उसमें भी लिखा होगा। देखिए बिहार में जो है खरीफ धान के मुख्य मई के अंतिम सप्ताह से प्रारंभ होता है। बुआई एवं रोपनी के लिए धान की किस्मों के तैयार होने के दिनों पर निर्भर करता है। ओके, धान की बुआई जो है रोपनी की गहराई कल्ला निकलने के लिए संवेदी है। धान के पौधे को किसी भी हालत में 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा, देखिए ये बहुत ही, अगर आप धान को 3 सेंटीमीटर से अधिक देंगे तो सड़ गल जाएगा। ओके, वो सड़ गल जाएगा, इसीलिए धान को कभी भी 3 सेंटीमीटर नीचे गहरा नहीं करना चाहिए। ओके, 3 सेंटीमीटर नीचे गहरा नहीं करना चाहिए, उससे धान नहीं लगता है, ये याद रखना। अब हम देखेंगे खाद एवं उर्वरक। देखिए बीज स्थली में खाद एवं 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की बीज स्थली के क्यारियों में निम्नलिखित मात्रा में खाद किस मात्रा में प्रयोग करना चाहिए 100 मीटर क्षेत्रफल बीज स्थली के क्यारियों में, वो आज इस स्लाइड में दिया हुआ है तो आप पढ़ेंगे। यह भी NCERT से, ये याद रखना, NCERT 100% NCERT है, 100% NCERT। ओके गाइस, देखिए 1 किलोग्राम नाइट्रोजन लीजिए, नाइट्रोजन, और 1 किलोग्राम स्फूर लीजिए और 1 किलोग्राम पोटास लीजिए। ओके, बीज गिराने के 15 दिन बाद 1 किलोग्राम नाइट्रोजन का बीज स्थली में उपरिवेशन करें। ठीक, तो सबसे पहले क्या लेंगे, 1 किलो हम नाइट्रोजन लेंगे, फिर हम 1 किलो स्पूर लेंगे, फिर 1 किलो हम पोटास लेंगे। ओके, इनको क्या करेंगे हम फिर बीज गिराने के 15 दिन बाद, जब हम बीज गिराएंगे उनके जो 15 दिन बाद 1 किलोग्राम नाइट्रोजन का बीज स्थली में प्रयोग करना है। ओके गाइस, ये आपको समझ में आया। सबसे पहले क्या करेंगे, 1 किलोग्राम नाइट्रोजन लेंगे, 1 किलोग्राम स्पूर लेंगे, फिर पोटास लेंगे इक्वल में, और फिर जब बीज गिराने के 15 दिन बाद जो है हम 1 किलो फिर नाइट्रोजन देंगे बीज स्थली में। ओके गाइस, और खाद की मात्रा कैसे देंगे अब वो देंगे। देखिए खाद की मात्रा ऊपरी जमीन में, अब खाद की मात्रा
ऊपरी ज़मीन में जल्द पकने वाली प्रभेद में 80-40-20 का रेशियो में NPK देना चाहिए। NPK समझते हो, NPK, N4 होता है नाइट्रोजन, P4 होता है पोटाश, K4 होता है फॉस्फोरस। ओके, यह आप ध्यान रखना। ठीक, तो ऊपरी ज़मीन में जल्द पकने वाले प्रभेद 80, 40 और 20 के रेशियो में 80, 40 और 20। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार सबसे ज़्यादा क्या देंगे नाइट्रोजन, उनका आधा देंगे क्या हम पोटाशियम, और पोटाशियम का आधा क्या देंगे हम फॉस्फोरस। इतने की मात्रा हमको NPK खेत में देना है। उन्नत और हाइब्रिड जो है, जो उन्नत एवं संकर किस्म जो है, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम 100 देंगे आपको N नाइट्रोजन, NPK के देंगे 100 रेशियो 40 रेशियो 20, 100 अनुपात 40 अनुपात 20। सबसे पहले हम नाइट्रोजन 100 यानी 100 देंगे तो हमको पोटाशियम को कितना देना पड़ेगा 40, और पोटाशियम का आधा देंगे हम फॉस्फोरस। ओके, ऐसे पड़ेगा। और सुगंधी किस्म जो कि बोनी होते हैं उसमें हम देंगे NPK प्रति हेक्टेयर कितना 80 रेशियो 40 रेशियो 20। ओके, 80 अनुपात 40 अनुपात 20 में देंगे, यानी 80 अगर हम देते हैं आपको नाइट्रोजन, तो उनका आधा हम देंगे पोटाश और उनका आधा हम देंगे फॉस्फोरस। ओके, इनका मतलब यही है 80 रेशियो 40 रेशियो 20। ओके, ये याद रखना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये टोटल VVI है, जितने आप देख रहे हैं टोटल VVI है। ओके, ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, देखिए कंपोस्ट, जिनको हम जैविक खाद बोलते हैं, का प्रयोग 10 से 15 टन प्रति हेक्टेयर की दर से रोपाई के 20 से 25। देखिए, अगर हम खाद देते हैं तो उनको हम 1 महीना पहले देंगे। यहाँ 20 से 25 दिन है तो हम 1 महीना पहले देंगे, जिनसे कि खाद जो है मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाए, जिसमें खाद जो है पूरी मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाए, उनके लिए हम 20 से 25 दिन पहले कंपोस्ट का प्रयोग करते हैं। देखिए, और नेक्स्ट पॉइंट आपका है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो है वो 20 से 25 प्रति हेक्टेयर की दर से मुख्य खेत की अंतिम जुताई के समय कदवा से पहले देना चाहिए। देखिए, जिंक जो है वो 25 किलो जो है प्रति हेक्टेयर जब हम कदवा करते हैं, ठीक, जब कदवा करते हैं उनसे जो है पहले देना चाहिए क्या, जिंक सल्फेट देना चाहिए। और 20 से 25 दिन पहले क्या देना चाहिए, कंपोस्ट देना चाहिए। ओके, और कदवा से पूर्व क्या देना चाहिए, जिंक सल्फेट देना चाहिए। और नाइट्रोजन का आधी जो है उस वो पोटास की पूरी मात्रा कदवा के समय तथा 1/4 नाइट्रोजन जो है वो मात्रा रोपाई के 20 से 30 दिन के बाद जब कली आ जाएगा तथा सेब नाइट्रोजन का बाली बनने के समय ऑपरेशन करना चाहिए। 150 एवं उससे जो है उससे अधिक अवधि के किस्मों में नाइट्रोजन का 1/4 मात्रा रोपाई से पहले, दूसरी 1/4 मात्रा जो है वो रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद, तीसरी 1/4 मात्रा 5 से 6 सप्ताह बाद, अंतिम 1/4 मात्रा रोपाई 7 से 8 सप्ताह के बाद प्रयोग करना लाभदायक है। खड़ी फसल में नाइट्रोजन के व्यवहार करने के पूर्व खेत में खरपतवार निकाल देना चाहिए। यदि पानी का जमाव अधिक है तो उसको भी निकाल, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए। पानी हम आपको बताए थे 100 से 200 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके गाइस, आगे की बात अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, लेक्चर 3 में, और उसी लेक्चर में हम गेहूँ भी लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, आज लेक्चर बड़ा हो गया है इसलिए इनको हम NCERT से बाहर जाते हैं, इसलिए कुछ लेट होता है। ओके, और कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके, बाय। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक माय वीडियोस। ओके गाइस, टेक केयर, बाय।